हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। लेक्चर पे बढ़ने से पहले मैं बस आपको बताना चाहती थी कि हमारे पास अब बैच 6 ऑफ पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शनल हो गया है लॉन्च। इन सालों में हमने बहुत टॉपर्स इंक्लूडिंग आईएएस विकास रोहिला, आईएफएस अनुराग नयन, आईपीएस राघवेंद्र शर्मा, पिछले साल रैंक 64 अनिरुद्ध पांडे, श्रेय शशांक एंड बहुत सारे टॉपर्स जो है इन्हें प्रोड्यूस किया था। वेरी इंपॉर्टेंटली हम आपकी जेब से 60,000 70,000 इतने पैसे नहीं काटते, बल्कि मात्र 10,000 से जो है ये कोर्स शुरू हो जाता है। इंपॉर्टेंटली एंड टू एंड सारी क्लासेस जो हैं आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, पूरा सिलेबस कवर करते हुए। साथ ही में मंथली करंट इश्यूज फॉर पीएसआईआर भी प्रोवाइड किए जाते हैं। आंसर राइटिंग भी होती है, टेलीग्राम ग्रुप है डाउट रेजोल्यूशन के लिए, वीकली टेस्ट है, हाफ लेंथ टेस्ट है, फुल लेंथ टेस्ट है, हर चीज यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे विद हमारा जो विद इवैल्यूएशन कोर्स है, यहाँ पे आप अपने टेस्ट को चेक भी करवा सकते हैं और फीडबैक अटेन कर सकते हैं। 18,000 का ये कोर्स है, बट बैच 6 के कूपन को यूज करके आप अटेन कर सकते हैं 10% डिस्काउंट फॉर द फर्स्ट लिमिटेड जो हमारे कुछ एक हफ्ता है उसके लिए। Then very importantly there is also without evaluation। तो अगर आपको लगता है कि बस मैं मॉडल आंसर और वीडियो सोल्यूशन देख के ही सीख जाऊंगा और मुझे आंसर चेक करवाने की जरूरत नहीं है, तो आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। पर मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ बिगिनर्स के लिए कि आंसर चेक करवाना जरूरी है, तो मैं हमेशा आपको एडवाइस करूंगी कि विद इवैल्यूएशन जो है उस पे जाएं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आप पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप लेना चाहते हैं सिलेक्टेड ऑफिसर कैंडिडेट से, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा मेंटरशिप कोर्स। राइट, बैच 6 है हमारा कूपन कोड, इसे लगाना मत भूलिए। 11 सितंबर से क्लासेस हो रही हैं शुरू, तो अपनी सीट कर लीजिए बुक बिफोर सीट्स फिल। और अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए या आप जा सकते हैं हमारी वेबसाइट पे, या फिर अगर आपको कोई डिफिकल्टी आ रही है तो आप टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। अब मेंस के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, कीपिंग इन माइंड करंट अफेयर्स। एंड करंट अफेयर्स को मद्देनजर रखते हुए पेपर 2 के लिए आपके पेपर 2 में, पीएसआई के पेपर 2 में, चाहे ये पार्ट ए हो या पार्ट बी हो, ब्रिक्स जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, पर्टिकुलरली इन द आफ्टरमाथ ऑफ द काइंड ऑफ एक्सपेंशन दैट वी आर लुकिंग एट आफ्टर द 15th ब्रिक्स समिट जो कि 2023 के अंदर हुआ। हाउएवर, इससे पहले हमें ब्रिक्स की एज अ ग्रुपिंग इंपॉर्टेंट समझने की जरूरत भी है। अब जैसे कि आपको पता होगा, ब्रिक्स का जो जेनेसिस है, राइट, हमने बहुत सारे जो है ट्रांसफॉर्मेशंस देखे हैं ब्रिक्स में। तो शुरुआत में ये जो टर्म था, इसे गोल्डमैन सैक्स के प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट, आज लॉर्ड जिम ओनील, इन्होंने जो है इसे कॉन्सेप्चुलाइज किया, जहां पे ये टर्म इन्होंने बेसिकली यूज किया टू रेफर टू सर्टेन फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज, जो कि जिम ओनील की प्रिडिक्शन थी, इनका ये मानना था, ये कलेक्टिवली डोमिनेट करेंगी ग्लोबल इकोनॉमी को 2050 में। एंड जो प्रेजेंट हम कुछ सुपर पावर्स देख रहे हैं, ये पॉसिबली उनको रिप्लेस कर देगी। ठीक है, तो अब ये बेसिकली एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्शन की तरह जो है इसकी शुरुआत हुई। हाउएवर, इसकी एक पोटेंशियल देख के इसे एज अ पॉलिटिकल ग्रुपिंग शेप देने में रशिया बहुत एंथुजियास्टिक था, पर्टिकुलरली टू पार्टनर विथ कंट्रीज लाइक चाइना एंड इंडिया, जो कि खुद भी अब ग्रोइंग इकोनॉमीज थी एंड वर्ल्ड में अपने आप को मोर प्रोमिनेंटली देखना चाहती थी ग्लोबल स्टेज पे। ठीक है, एंड दैट इज वाई 2001 के अंदर जो है अब पहली बार ये सोचा गया है, टर्म जो है ये सोचा गया है जिम ओनील द्वारा, अब पॉलिटिकली इसको और ज़्यादा बनाने के लिए और ज़्यादा बेहतर करने के लिए फॉरेन मिनिस्टर्स जो है वो मिले। ठीक है, ये इकट्ठे मिले और उन्होंने बात की पहली बार 2006 में ऑन द मार्जिन्स ऑफ अ यूएन जनरल असेंबली का जो समिट चल रहा था। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि जब हमें ऐसा लग रहा है कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स में हम ये जो कंट्रीज है इतना बढ़िया काम कर सकती हैं, तो मे बी वी शुड कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट इवन मोर
एट हाई लेवल्स, राइट, सो दैट हम अपनी पूरी पोटेंशियल को अचीव कर पाए, राइट। तो रशिया ने जो है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया एंड इसी का नतीजा निकल के आया इन द फॉर्म ऑफ पहला फॉर्मल समिट इन 2009 जो कि येकतिनबर्ग के अंदर कंडक्ट किया गया, ठीक है। और इसे पहला फॉर्मल समिट बुलाया जाता है जहां पे ये जो ब्रिक कंट्रीज हैं, दैट इज ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना, इन्होंने पार्टिसिपेट किया। नाउ इंपॉर्टेंटली दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट ब्रिक्स का रूप चेंज हुआ है, इससे पहले भी हुआ है। एंड क्यों हुआ था ये? नाउ अगेन यू नो समटाइम्स हम बात करते हैं ना, हिस्ट्री टीचेज यू अ लॉट ऑफ लेसन्स, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, राइट। एंड दिस रेपिटेशन ऑफ हिस्ट्री हमें दोबारा देखने को मिल रही है कि क्यों एक्सपैंड करते हैं, कौन सी पावर्स पुश करती हैं एक्सपेंशन के लिए। तो इस दौरान एक पैरेलल ग्रुपिंग भी चल रही थी इन द फॉर्म ऑफ इब्सा, राइट। अभी भी हम इनका नाम सुनते हैं, विच इज इंडिया, ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका। अब चाइना इसका भी हिस्सा बनना चाहते थे। अब इब्सा में पर्टिकुलरली इंडिया ने क्या बोला कि देखिए आप इसका हिस्सा नहीं बन सकते। क्यों नहीं बन सकते? कहते हैं तो डेमोक्रेसीज जो है ना, ये उनके लिए है ये ग्रुपिंग, तो आप क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं हो तो आपको हिस्सेदार नहीं बनाया जा सकता। चाइना कहता अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। तो चाइना ने बोला कि इफ आई कांट बी अ पार्ट ऑफ दिस ग्रुपिंग तो लेट मी टर्न द गेम अराउंड ओनली। उल्टा इन्होंने क्या कर लिया, इन्होंने फॉर्मली इनवाइट कर दिया साउथ अफ्रीका को टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रिक। एंड 2010 में विद द एंट्री ऑफ साउथ अफ्रीका, ब्रिक जो है अब ब्रिक्स बन गया, राइट। सो अगेन रिमेंबर द काइंड ऑफ रोल दैट चाइना इज प्लेइंग इवन देन and the kind of role China we will see will play even now. So make these connections, right, that throughout this is not the first time, a lot of scholars are today saying कि अरे ये तो great power politics का एक playground बनता जा रहा है, ब्रिक्स का कोई future नहीं है। जब ब्रिक्स बनी थी तब से ही ये great power politics जो है ये चलती जा रही है। This is nothing new. Maybe the countries have today found a way of managing the same, राइट, कि किस तरह से वाइल मैनेजिंग द काइंड ऑफ पावर कॉम्पिटिशन जो कि हम में चल रहा है, वी कैन स्टिल यूटिलाइज दिस कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन का प्लेटफॉर्म टू एंश्योर कि हमारे नेशनल इंटरेस्ट जो हैं ये फुलफिल हो पाए बाय फॉलोइंग अ वेरिएबल सम गेम, ठीक है। कि इवन तो बाकी जगहों पे हमारी ना बन रही हो, पर एटलीस्ट बाय कोऑर्डिनेटिंग ऑन ब्रिक्स वाया द ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, जहां जहां पे पॉसिबल कोऑपरेशन हो सकती है वहां से तो हम वेरिएबल सम गेम डिराइव कर ही पाए, राइट। तो वेरिएबल सम गेम क्या होता है? बेसिकली एक ऐसी चीज होती है, राइट, जहां पे हम कहते हैं कि अगर हम कोऑपरेट नहीं करेंगे तो द काइंड ऑफ लॉसेस दैट वी विल सफर, राइट, उसको ये कम कर देगा, राइट। सो कोऑपरेशन के बाद भी ऐसा नहीं है कि शायद जितना गेन मुझे हो रहा है उतना ही गेन दूसरे देश को भी हो रहा है, बट वट एवर गेन्स दैट हैपन इट इज मच बेटर देन द काइंड ऑफ लॉसेज वी वुड सफर बाय नॉट कोऑपरेटिंग एट ऑल। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बोल देते हैं वेरिएबल सम गेम। तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स इवन इफ इट मे नॉट बी अ प्लेटफॉर्म ऑफ सम कोऑपरेशन कि सबको एकदम ही सेम गेन्स मिल रहे हैं, at least it definitely is a platform for variable sum game जहां पे whatever benefits it provides is much better than the kind of losses that would accrue to these countries by not cooperating with each other at all, ठीक है। अब ब्रिक्स की जब हम एवोल्यूशन को देखते हैं, इसकी ग्रोथ को देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समझना कि थ्रू आउट ग्लोबल पॉलिटिक्स बहुत सारी ग्रुपिंग्स रही हैं और आज भी हम देखते हैं बहुत सारी ग्रुपिंग्स आज भी हैं। इवन व्हेन वी लुक एट इंडिया के लिए भी मल्टीपल ऐसी ग्रुपिंग्स है जो कि इंपॉर्टेंट है। अब G20 हो गई, ब्रिक्स हो गई, आसियान के साथ जो एक कोऑर्डिनेशन करते हैं आसियान प्लस फ्रेमवर्क के तहत, EAS के तहत, या फिर वेरी इंपॉर्टेंटली हमारा जो फ्रेमवर्क है इंडियन ओशन रिम कंट्रीज़ के साथ, उनके साथ जो हम कोऑर्डिनेशन करते हैं, या फिर नए मिनीलेटरल्स का जो कि हम पार्ट आ गए हैं विच अगेन आर इनफॉर्मल ग्रुपिंग्स, राइट, थिंग्स लाइक क्वाड, राइट। तो ये सब क्या है? ये सब ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि जैसे जैसे वर्ल्ड में पॉलिटिक्स चेंज होती रहती है वैसे वैसे ये इवॉल्व होते रहते हैं, राइट। सो एज द ग्लोबल पॉलिटिक्स चेंज, एज countries' perception of their national interests change, which again has an impact on the kind of alliances that they have,
इसके थ्रू ग्रुपिंग्स के अंदर हम हाईज एंड लोज जो है ये एक्सपीरियंस करते रहते हैं। तो हम देख सकते हैं किस तरह से कोल्ड वॉर के दौरान जब वर्ल्ड जो है बाइपोलर पॉलिटिक्स के अंदर बटा हुआ था, दो जो है बड़े कैंप्स में बटा हुआ था, वन लेड बाय वॉर्सो, द अदर लेड बाय नेटो, वहां पे जो थर्ड वर्ल्ड कुछ कंट्रीज बची थी उनकी जो ग्रुपिंग्स थी जैसे कि G77 एंड NAM, दे वर ऑफ ह्यूज इंपॉर्टेंस। साथ ही साथ में इन द एरा ऑफ ऑप्टिमिस्टिक कोऑपरेशन सार्क ने भी जो है कई हाई पॉइंट्स देखे हैं। However, आज की डे एंड एज में दोनों ही सार्क as well as NAM and even to a great extent G77 have been eclipsed in their importance by other bodies, right? And अब ब्रिक्स जैसी कंट्रीज जो हैं ये ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा प्री एमिनेंट बनती जा रही हैं, स्पेशली जैसे जैसे कि हम देख रहे हैं more and more issues cropping up within the G7 countries and obviously the kind of economic issues जो कि अगेन ये देश विटनेस कर रहे हैं, राइट, विच हैव अगेन एडेड टू द प्रोमिनेंस ऑफ ब्रिक्स। अब ये जो पूरा ब्रिक्स का आइडिया है, ना ही इन्होंने अपने आप को एज इमर्जिंग इकोनॉमीज कॉन्सेप्चुलाइज किया, बट अनदर थिंग दैट दे वांटेड टू रूट देयर पॉपुलैरिटी इन वाज द काइंड ऑफ एसोसिएशन दैट दे ड्रू विद ग्लोबल साउथ। इनका मानना था कि देखिए हम भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, हम भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, एंड येट हम लोग प्रॉस्पर कर पाए हैं, एंड नॉट एग्जैक्टली, हम बात करते हैं ना मॉडर्नाइजेशन की, द काइंड ऑफ पाथ्स दैट हैड बीन लिस्टेड आउट बाय पीपल लाइक लिपसेट, सीमो लिपसेट एंड अदर्स। इन्होंने कहा कि ये जो स्ट्रिक्ट लिबरल कैपिटलिस्ट डेमोक्रेटिक वेस्टर्न वर्ल्ड का पाथवे, दिस लीनियर पाथवे ऑफ मॉडर्नाइजेशन था, हमने वो पाथ भी कंप्लीटली फॉलो नहीं किया है। इनफैक्ट वी वर एबल टू कॉन्सेप्चुलाइज आवर ओन पाथ्स ऑफ डेवलपमेंट which have enabled us to grow into such prominent economic powers today, जहां पे हमें next big kids on the block जो है डिक्लेयर कर दिया गया है। तो इन्होंने ग्लोबल साउथ को एक ये भी दिखाया that an alternate is possible, एक ऑल्टरनेट पाथ जो है ये पॉसिबल है और हमने ये आपको करके दिखाया है। एट द सेम टाइम दे ऑल्सो बिलीव्ड कि देखिए इसका ये मतलब नहीं है हम रिजेक्ट कर रहे हैं द काइंड ऑफ नॉर्म्स दैट हैव बीन लेड फॉरवर्ड इन द ग्लोबल चार्टर्स एंड ग्रुपिंग्स एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस जो कि आज तक आए हैं। एंड दैट इज वाई इन्होंने बोला दैट व्हेन ब्रिक्स वांट्स टू कोऑर्डिनेट विद इटसेल्फ, जो एक बेस है, एक फाउंडेशन है, वो किस पे लाई करेगा? यूएन चार्टर के जो प्रिंसिपल्स हैं उन्हीं पे लाई करेगा। एंड दैट इज वाई 2011 के समिट में उन्होंने रीइटरेट किया इन्हीं प्रिंसिपल्स को भी, विच इंक्लूडेड द प्रिंसिपल्स ऑफ सॉलिडारिटी, राइट, तो सॉलिडारिटी शो करना ना ही आपस में बट ऑल्सो ग्लोबल साउथ में मोस्ट प्रीएमिनेंटली, राइट। यहाँ पे भी हम देखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स उठेंगे कि व्हाट अबाउट द काइंड ऑफ रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट्स बिटवीन चाइना एंड इंडिया, राइट। वो सब नुआंसेस है, बाद की बातें हैं। अभी ऑप्टिमिज्म के साथ शुरुआत हुई थी। ओपननेस इज ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट। अगर हम इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं एंड वी वांट टू मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट, वी विल हैव टू फॉलो अ पाथवे ऑफ ओपननेस। प्रैग्मैटिज्म, राइट, प्रैग्मैटिज्म, नाउ अगेन दिस इज समथिंग जो कि पॉसिबली ब्रिक्स ने आसियान से सीखा है, आसियान वे से सीखा है, right? So again we will see that while there is a certain amount of like-mindedness when it comes to economic practices, maybe the same kind of like-mindedness does not exist everywhere else, right? So the kind of political system that they have is completely different. The kind of way in which their democratic functioning happens is completely different. तो बहुत सारे differences हैं. And then neutrality, obviously. They say that we are firmly following the path of neutrality. अभी तो खैर कोई कैंप एग्जिस्ट नहीं करता, बट आगे चल के भी इस तरह की कोई जो कैंप्स आएंगे हम उनका हिस्सा नहीं बनेंगे। एंड यही चीज़ जो है हमें देखने को मिल रही है, राइट, विच अगेन हैज लेड टू अ लिटिल क्वेश्चनिंग ऑफ ब्रिक्स कि अब से जितनी इंक्रीजिंग कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन से द यूएस एंड द वेस्टर्न अलाइज वर्सेस particularly Russia and also China, right? Russia के साथ तो obviously out in the open in the aftermath of the Ukraine crisis, BRICS के देशों ने कोई एक पाथ नहीं अपनाया है towards criticizing or openly being against Russia.
उल्टा ब्रिक्स के समिट में जो 2023 का समिट भी था, वहां पे भी पुतिन ने जो है अपनी रिकॉर्डेड जो एक स्टेटमेंट थी वो भी भेजी थी, राइट। इवन दो वो उसको अटेंड नहीं कर पाए थे क्योंकि जो साउथ अफ्रीका है वो आईसीसी का हिस्सा है, एंड जो आईसीसी है उन्होंने एक वारंट जारी किया हुआ है पुतिन के अगेंस्ट, given the kind of crimes that he is committing, the war crimes that he is committing in Ukraine. ठीक है, तो साउथ अफ्रीका पे प्रेशर बन जाता टू अरेस्ट पुतिन अगर वो आते, तो कन्वीनियंट वे आउट वॉज लुक्ड एट विद पुतिन नॉट कमिंग इन फॉर द समिट ओनली, बल्कि उन्होंने क्या वर्चुअली अपनी रिकॉर्डेड स्टेटमेंट जो है उसे भेजा। एंड देन ऑब्वियसली नॉन ब्लॉक नेचर के हम ब्लॉक्स का जो है हिस्सा नहीं बनेंगे। नाउ वी विल सी दैट ऑब्वियसली टुडे यू कैन क्वेश्चन दैट ऑल्सो, है ना। इंडिया इनफॉर्मल ब्लॉक्स का हिस्सा बन चुका है, चाहे ये क्वाड की हम बात करें या फिर जिसको हम बुला रहे हैं क्वाड इन द वेस्ट उसकी हम बात करें, द काइंड ऑफ अलाइनिंग दैट इंडिया इज सीइंग इन टर्म्स ऑफ डिफेंस एंड लॉजिस्टिकल एग्रीमेंट्स विद यूएस, और द काइंड ऑफ टर्न ऑफ इवेंट्स और द काइंड ऑफ क्लोजनेस जो कि से रशिया एंड चाइना के बीच में देखी जा रही है। तो ऑब्वियसली ये चीजें हर जगह, ठीक है, ऑल ग्रुपिंग्स नो मैटर व्हाट आर ग्रुपिंग्स ऑफ एक्सट्रीम प्रैग्मेटिज्म, तो अगर और कोई चीज फॉलो करे ना करे, प्रैग्मेटिज्म ये जरूर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज कंटिन्यू टू बी सीन एज फार एज ब्रिक्स इज कंसर्न। नाउ एट द वेरी आउटसेट हमने बात की थी कि ब्रिक्स की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो कि निकल के आई थी वॉज इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ राइज जो कि विटनेस किया जा रहा था इसका इन द ग्लोबल इकोनॉमी। और यहाँ पे पर्टिकुलरली हम देख रहे हैं कि ग्लोबल जीडीपी के अंदर जो ब्रिक्स की कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, राइट। नॉट जस्ट जीडीपी, व्हेन वी लुक एट नाउ जीडीपी के बारे में भी जब हम बात करते हैं, जब हम फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी के बारे में भी बात करते हैं, तो डेमोग्राफी बहुत प्रोमिनेंट हो जाती है। 42% ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है इन्हीं ब्रिक्स के अंदर लाई करती है, बहुत प्रोमिनेंट है ये, राइट। आज अगर हम इनका जीडीपी देखते हैं, राइट, सिर्फ ब्रिक्स की कंट्रीज का, इट इज अराउंड 27% ऑफ द ग्रॉस वर्ल्ड का जो जीडीपी है, जो टोटल जीडीपी है। तो एक बहुत प्रोमिनेंट प्लेस जो है ये इंजॉय कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहीं पे जो परसेंटेज है ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज ब्रिक्स कंट्रीज वो बढ़ता जा रहा है, वहीं पे तो G7 है वो कम होता जा रहा है। इनफैक्ट हम कहते हैं अगर परचेजिंग पावर पैरिटी के साथ इसको एडजस्ट कर लिया जाए, इनका कंट्रीब्यूशन टू द जीडीपी, वर्ल्ड का जो जीडीपी है, 2020 में ब्रिक्स का जो कंट्रीब्यूशन था टू ग्लोबल जीडीपी फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सीडेड दैट ऑफ G7। ना ऑब्वियसली यहाँ पे आपने भी समझना है कि ये कंट्रीब्यूशन जो है इक्वल नहीं है। जैसे किसी मान लो G7 का भी, G7 में कौन डोमिनेट करता है, मेनली आपका यूएस डोमिनेट करता है। वहीं ऑन दी अदर हैंड ब्रिक्स के अंदर डोमिनेट कौन कर रहा है, चाइना सबसे ज्यादा, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट इंडिया, राइट। इवन आफ्टर द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स ऑल्सो, उसके बाद भी चाइना एंड इंडिया जो है ये लीडिंग पावर है। वहीं जो कुछ ट्रेडिशनल ब्रिक्स के भी मेंबर्स हैं, से दे हैवंट बीन एबल टू परफॉर्म टू द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशन जो कि इनसे होप की गई थी ये परफॉर्म करेंगे। नाउ 2023 का जो समिट आया वाज ऑब्वियसली अ वेरी वेरी क्रिटिकल समिट। नाउ पहले वी हैव सीन ब्रिक्स ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं थ्रू आउट इट्स वेरियस समिट्स अपनी इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए, पर्टिकुलरली एज रशिया एंड चाइना की जो तू मैं विद द वेस्ट है वो बढ़ती जा रही है। वन ऑफ द फर्स्ट वेज जहां पे ब्रिक्स को एज एन ऑल्टरनेटिव इमेजिन किया गया था, राइट, एनविसेज किया गया था, वाज इन 2012, राइट, विद द कमिंग इन ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक, या फिर जिसको हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं, राइट। तो इन्होंने क्या बोला कि देखिए the kind of conditions, the kind of time that Western dominated global financial institutions like IMF and World Bank put up on the global south, हम इसके अंदर चेंजेस लाना चाहते हैं, ठीक है। ऊपर से जो जिस तरह का काम ये IMF and World Bank कर सकते थे, that can only be possible after certain reforms, however उन reforms को लाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए लुक एट अस, नॉट ओनली आर वी इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर्स बट वी आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल पावर्स,
बिकॉज ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट के अंदर हम बर्डन शेयरिंग में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जिसके लिए हम ये जो बैंक है उसे बनाएंगे। ठीक है, कि अब इन्होंने यहां पे ये भी बोला कि ये जो ब्रिक्स है ये ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज हैं जिनको ऑफन इग्नोर कर दिया जाता है वेस्टर्न देशों द्वारा या फिर आर्म ट्विस्ट कर दिया जाता है, इसको टाइड ओवर करने के लिए हम आ रहे हैं आपको हेल्प आउट करने। नॉट जस्ट दिस बट से अदर स्फेयर्स ऑफ कोऑपरेशन जो है वहां पे भी काम किया गया। अनदर वेरी prominent development in this regard was what we call as the BRICS cable, right? जहां पे जो ये ब्रिक्स ग्रुप ऑफ कंट्रीज थी ये प्लान कर रहे हैं ऑन द वे है ऑफ ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन कम्युनिकेशन केबल सिस्टम टू कनेक्ट ब्रिक्स की कंट्रीज, ताकि ये और ज्यादा फायदा उठा पाए इस डिजिटल कनेक्टिविटी का टू ग्रो विद वन अनदर। ठीक है, सो ये आइडिया जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली 2020 में वर्चुअल समिट के अंदर जो उनका वर्चुअल समिट हुआ था, देन 2021 के अंदर भी दोनों ही जगह ट्राई किया गया टू ऑल्सो कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट फॉर कोविड पैंडमिक के साथ टैकल करने के लिए। पर एट द सेम टाइम जैसे जैसे डिफरेंसेस बढ़ने लगे हैं, पर्टिकुलरली गिवन द काइंड ऑफ बॉर्डर डिस्प्यूट्स जो कि इंडिया एंड चाइना के बीच में आ रही हैं, पावर कंपटीशन जो कि इनके बीच में चल रहा है, इसको भी व्यक्त किया गया, राइट? सो फॉर एग्जांपल यू कैन टेक द इंस्टेंस कि किस तरह से 13th जो ब्रिक्स समिट हुआ था वहां पे पीएम मोदी ने बात की थी कि देखिए WHO को एक ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए कि कोविड-19 का आखिर का ओरिजिन कैसे हुआ विद द कोऑपरेशन ऑफ ऑल द कंट्रीज। वहीं पे ऑब्वियसली किसके ऊपर पॉइंट किया जा रहा था? चाइना के ऊपर, राइट? तो इस तरह की जो थोड़ी बहुत तू मैं है वो हम देख रहे हैं चलती जा रही है यहाँ पे अभी भी, बट फिर भी ब्रिक्स की इंपॉर्टेंस जो है इनको समझ में आती है, एंड विच इज वाई डिस्पाइट द ग्रुपिंग बीइंग इनफॉर्मल इन नेचर, रेगुलर डेलीगेशंस, रेगुलर फॉर्मल जो इनके समिट्स हैं दैट कीप ऑन टेकिंग प्लेस। नाउ विद इंक्रीजिंग पोलराइजेशन, ये जो 15th ब्रिक्स समिट था इसने पर्टिकुलरली अपने आप को रूट इन करने की बात की एज अ पार्ट ऑफ इनकरेजिंग अ मोर मल्टीपोलर वर्ल्ड सिस्टम। कि देखिए वी स्टैंड फॉर मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर। वाई? बिकॉज एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ही जो है रिप्रेजेंट कर पाएगा वॉइसेस ऑफ ग्लोबल साउथ को और इन डेवलपिंग कंट्रीज को एट द सेंटर ऑफ ग्लोबल एजेंडा प्लेस कर पाएगा। ठीक है, तो अब ये 15th समिट जो है फाइनली 2023 में पहला इन पर्सन समिट हुआ। पुतिन ऑब्वियसली कुड ओनली बी प्रेजेंट इन द ऑनलाइन फॉर्म बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इश्यूज विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का वारंट जिसकी हमने बात की है। फर्दरमोर इन लोगों ने यह भी हाईलाइट किया कि देखिए पहले जिन कंसेंसस के बेसिस पे ये सारी बॉडीज काम करती थी, चाहे ये वॉशिंगटन कंसेंसस हो विच वाज अंडरलाइनिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंड द फंक्शनिंग ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक, या फिर WTO की फंक्शनिंग हो या फिर इवन UN की फंक्शनिंग हो, दीज आर ऑल मार्ड बाय अ लॉट ऑफ इश्यूज, राइट? एंड दैट इज वाई इनकी रिफॉर्म्स की बातचीत कितने डेकेड से चलती जा रही है, बट वेस्टर्न कंट्रीज इनको नहीं करने देना चाहते। तो जो स्टेटस कोएस पावर्स हैं अपनी पावर मेंटेन करने के लिए ऐसे चेंजेस को और ज्यादा इनकरेज नहीं कर रही है, राइट? तो इसीलिए इन्होंने बोला कि देखिए ये जो ऑनगोइंग इंटरनेशनल ऑर्डर है इसके अंदर सिवियर प्रॉब्लम्स हैं, एंड दैट इज वाई हमें एक ऑल्टरनेटिव नया वर्ल्ड ऑर्डर इमेजिन करने की जरूरत है अगर हम एक इन इंस्टीट्यूशंस को सस्टेनेबली आगे लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, इस चीज को अंडरलाइन किया गया। नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली इंडिया हैज बीन अ वेरी क्रिटिकल मेंबर ऑफ ब्रिक्स। ब्रिक्स को इंडिया ने एज अ स्ट्रैटेजिक ग्रुपिंग देखा है, राइट? टू नॉट इवन फर्दर एक चीज वन एस्पेक्ट तो ऑब्वियसली इज टू फर्दर इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट इन बीइंग एबल टू कोऑपरेट एंड कोऑर्डिनेट विद अदर इमर्जिंग पावर्स, राइट? तो खुद का नेशनल इंटरेस्ट टू प्रमोट करने के लिए, बट सेकेंडली इंडिया को ऑल्सो दिखाने के लिए एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर जो कि आज
ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बेयर करने की कंप्लीट क्षमता रखती है, right? And that is why such summits have been very, very important for India, right? Given the kind of heft that BRICS as a grouping has. So हासिनी हैदर भी इसी चीज को अंडरलाइन करती हैं, right? वो कहते हैं कि देखिए, पहली चीज तो एक सबसे ज्यादा जो थॉर्नी पॉइंट है ब्रिक्स के अंदर is the kind of relationship and the problems that China and India have. But despite all the rhetoric जो कि इंडिया के अंदर चलता है चाइना के अगेंस्ट, BRICS has come as a very pragmatic grouping जहाँ पे some form of interaction between the two countries and its leaders can be ensured. Now, moving towards the summit, there was also some form of optimism, right? Why? Because obviously जो line of control है उसके ऊपर कब से military standoff and problems चलती जा रही हैं, but before the summit जो 19th round था of the India-China Core Commander level meetings, इसके through joint जो है एक statement निकाली गई the week before the summit only, जहाँ पे ये hopeful रखा गया था कि maybe this would lead to a better interaction between India and China and basically eventually lead to the resolution of the LAC situation. We know that obviously that did not happen, but India के लिए ज़रूरी है to keep its channels of communication open, whether it is say in a bilateral format via such talks or on a multilateral format on the margins of such groupings के summits. साथ ही साथ में वेरी इंपॉर्टेंटली सितंबर 9-10 इंडिया होस्टिंग द G20 समिट. अब यहाँ पे ऑब्वियसली देयर आर अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट इंडिया इज ऑल्सो विटनेसिंग, पर्टिकुलरली द काइंड ऑफ द अनएंथुजियास्टिक रिस्पॉन्स दैट इंडिया हैज सीन with respect to attendance by President Xi Jinping. However, despite all of this, इंडिया को एक कोऑपरेशन चाहिए होगी चाइना एंड रशिया की when it comes to leaders declaration जो कि G20 समिट के अंदर निकालनी होती है, ठीक है. तो इसी के लिए ये भी चाहते हैं कि कुछ जो प्रॉब्लम एरियाज हैं to particularly underline the kind of way through which India can mediate conflicts, India can play a greater role in bettering response to global commons. तो चाहे ये यूक्रेन के ऊपर हो गया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर हो गया, प्रोवाइडिंग डेट फाइनेंसिंग टू सर्टेन प्रॉब्लम फेसिंग कंट्रीज पर्टिकुलरली फ्रॉम द ग्लोबल साउथ हो गया, हर जगह पे इनको कोऑपरेशन चाहिए चाइना एंड रशिया से. एंड ये होप कर रहे थे कि ब्रिक्स समिट जो है इसको प्रोवाइड करने के लिए एक फाउंडेशन ले डाउन करेगा. वेरी इंपॉर्टेंटली इन हिज एड्रेस टू द ब्रिक्स समिट, पीएम मोदी ने आगे ले डाउन की थी द विजन ऑफ ब्रिक्स ऑफ द फ्यूचर, राइट, जिसको उन्होंने एम्फेसाइज किया इन द फॉर्म ऑफ ब्रेकिंग बैरियर्स, रिवाइटलाइजिंग इकोनॉमीज, इंस्पायरिंग इनोवेशन, क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज एंड शेपिंग द फ्यूचर. इन्होंने कहा कि ब्रिक्स एज अ ग्रुप को कोऑपरेट करने की ज़रूरत है, एक दूसरे की ग्रोथ स्टोरी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का हिस्सा बनने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ बढ़िया रिलेशंस जो है मेंटेन करने की ज़रूरत है अगर हम जेन्युइनली एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं. साथ ही साथ में पीएम मोदी ने ऑल्सो कुछ स्पेसिफिक प्रपोजल्स को भी हाईलाइट किया जिसके थ्रू इंटर ब्रिक्स कोऑपरेशन जो है ये फर्दर की जा सकती है. तो यहाँ पे अगेन वो किसकी कोशिश कर रहे हैं, टू बेसिकली जेनरेट सम फॉर्म ऑफ फंक्शनल कोऑपरेशन, राइट, बिकॉज ही रियलाइजेस दैट देयर आर प्रॉब्लम्स, बट ही सेज दैट लेट अस, राइट, इंडिया का क्या व्यू रहा है कि लेट अस लुक एट द एरियाज देन जहाँ पे कोऑपरेशन पॉसिबल हो सकती है एंड होपफुली वाया ग्रेटर इंटरैक्शन इन दीज एरियाज आगे चल के जो हमारे एरियाज ऑफ हाई पॉलिटिक्स है, including the kind of border dispute that India and China have, maybe those can also be resolved in a more pragmatic and peaceful manner. तो अब कौन से एरियाज है जहाँ पे फंक्शनल कोऑपरेशन को इनकरेज कर रहे हैं, इंक्लूड हो रहा है ये स्पेस में, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल मैपिंग एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन. सो ऑब्वियसली आप इसको न्यू फंक्शनलिज्म के साथ रिलेट करके बात कर सकते हैं कि किस तरह से ये एरियाज ऑफ सर्टेन low politics है, however which can reap a lot of benefit as far as growth of these countries is concerned.
ठीक है। सो नाउ स्पेस कोऑपरेशन की जो अग्रीमेंट थी 2021 में हो गई थी, एंड वी हैव सीन दैट देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ कंट्रीब्यूशन टू इट एज वेल। 6 एग्जिस्टिंग सैटेलाइट्स जो हैं ब्रिक्स की सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन का हिस्सा हैं, राइट। 2 आई हैं चाइना से, विच इज द गाओफेन 6 एंड द Zhiyuan 302। देन ब्राजील से आई है CBRS 4, जो कि ब्राजील ने चाइना के साथ मिलके बनाई थी। देन रशिया द्वारा द Canopus 5 एंड रिसोर्ससैट 2 एंड 2A, दोनों जो कि इंडिया ने डेवलप की हैं। नाउ इंपॉर्टेंटली वी ऑल्सो अंडरस्टैंड कि यहां पे भी कुछ टेंशन एरियाज हैं। ऑब्वियसली ये जो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की पूरी कॉन्स्टलेशन है पब्लिक गुड के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है डेवलपिंग वर्ल्ड में, राइट। पर्टिकुलरली से कंसिडरिंग दैट ऑल ऑफ दीज कंट्रीज आर वेरी प्रोन टू क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के साथ साथ यहाँ पे जो है पॉवर्टी में रहने वाले लोग अभी भी एब्सोल्यूट नंबर को अगर हम देखते हैं, एब्सोल्यूट नंबर में काफ़ी ज़्यादा हैं। देन वेरी इंपॉर्टेंटली अभी भी कंसिडरेबल एग्रेरियन जो है यहाँ पे पॉपुलेशंस एग्जिस्ट करती हैं, राइट। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऑब्वियसली ये सैटेलाइट डेटा जो कि आगे रखा जाएगा, ये पब्लिक गुड को काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया जा सकता है। However, there are also fears because of the lack of trust amongst the countries that these can also be misused for snooping or for other wrong purposes. However, obviously ये देशों की बातचीत पे डिपेंड करेगा कि कितनी हद तक एक ट्रस्ट बिल्डिंग हो सकती है as far as the space cooperation is concerned. Then obviously these countries also want to play a prominent role as far as strengthening the system of arms control, disarmament, non-proliferation is concerned. साथ ही साथ में जो UN एंड बाकी वर्ल्ड बॉडीज हैं उनको रिफॉर्म करने के लिए भी सारी कंट्रीज ने एक सहमति दिखाई है दैट वन नीड्स टू प्रेजेंट अ मोर यूनाइटेड स्टैंड टू पुश फॉर रिफॉर्म्स इन दीज ऑर्गेनाइजेशंस। नाउ ऑब्वियसली वन ऑफ द मोस्ट significant events to happen at the 15th BRICS summit was its expansion, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, सबसे पहले इन्होंने ब्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया फ्रॉम ब्रिक्स इनटू ब्रिक्स प्लस, एंड सेकेंडली नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली बिकॉज अब इन्होंने क्या बोला कि देखिए हम तो नॉन पार्टिजन पॉलिटिक्स के अंदर हैं, तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने कहा कि देखिए जो ग्लोबल इवेंट्स हो रहे हैं, अब यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ हिपोक्रेसी भी देखी जा सकती है, विच इज वाई जो बैलेंसिंग एक्ट बाय इंडिया है वो काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है, राइट। अब इन्होंने क्या बोला कि देखिए जितने जो क्राइसिस आ रहे हैं, तो चाहे अब हम यूक्रेन के अंदर क्राइसिस मान ले, पैंडेमिक को देख ले, फाइनेंशियल रिसेशन जैसी इश्यूज को देख ले, क्लाइमेट चेंज को देख ले, इट इज़ द वेस्ट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस क्राइसिस, एंड देन वेरी इंपॉर्टेंटली द वेस्ट इज नॉट डूइंग इनफ टू टैकल दिस क्राइसिस इन अ बेटर मैनर, ठीक है। ये चीज़ जो है उन्होंने पॉइंट आउट की। ना राजीव भाटिया अपने एक आर्टिकल में कहते हैं कि देखिए इवन दो हम बोल भी रहे हैं कि देखो देयर इज अ लैक ऑफ ट्रस्ट बिटवीन कंट्रीज, इनके बीच में जो है डिस्प्यूट्स चल रही हैं, लाइक माइंडेडनेस उतनी नहीं है, फिर भी अभी भी क्यों इतना एंथुजियाज्म एग्जिस्ट करता है व्हेन इट कम्स टू ब्रिक्स। ये कहते हैं व्हाई, बिकॉज डिस्पाइट सर्टेन प्रॉब्लम्स देयर इज अ सर्टेन लेवल ऑफ अग्रीमेंट बिटवीन द कंट्रीज। ना सबसे पहले चाइना ने देखा है ब्रिक्स को एज अ वे, एज अ स्ट्रैटेजिक टूल, एज अ स्ट्रैटेजिक डिवाइस जिसके थ्रू ये अपने ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ा सकता है, एंड दैट इज व्हाई इट हैज बीन सो एंथुजियास्टिक विद रिस्पेक्ट टू एक्सपेंशन ऑफ दिस ग्रुपिंग्स। सेकेंडली हम ये भी देखते हैं कि बहुत सारे 40+ देश वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ब्रिक्स, राइट। सो मिनीलेटरल से ब्रिक्स मे जस्ट गो डाउन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ मल्टीलेटरल। टेक्निकली हो भी क्या है, बिकॉज मिनीलेटरल क्या होती है, 3 से 9 कंट्रीज के ग्रुपिंग। नाउ विद 11 मेंबर्स टेक्निकली ब्रिक्स हैज गॉन डाउन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ मल्टीलेटरल बॉडी। So there is also this FOMO, wherein other countries have this fear of missing out. Why? Because it is a very visible, very popular, very catchphrase wala grouping, and they want to be a part of that to increase their prominence as well. Then very importantly, बहुत सारे और देशों को ये realization है कि बाकी जो groupings है are mainly dominated by the West, and वहाँ पे उनकी entry जो है tough होगी. So BRICS can be a gateway towards global prominence for these countries. फाइनली एंड वेरी इंपॉर्टेंटली इसको एज अ फोरम ऑफ ग्लोबल साउथ भी देखा जा रहा है,
जहां पे इनका मानना है कि जैसे जैसे वेस्ट का डाउनफॉल हो रहा है, तो जब हम बात कर रहे हैं फॉल ऑफ द वेस्ट एंड राइज ऑफ द रेस्ट, इस राइज ऑफ द रेस्ट में एक बहुत प्रोमिनेंट रोल कौन प्ले करेगा? ब्रिक्स, एंड वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस। तो अब इस 6 एडिशनल मेंबर्स जो कि निकल के आए हैं, कौन कौन है ये? लैटिन अमेरिका से ब्राजील ने जिनको काफी पुश किया, दैट इज अर्जेंटीना, देन ईरान, यूएई एंड सऊदी अरेबिया जो कि वेस्ट एशिया से आ रहे हैं, एंड इथियोपिया एंड इजिप्ट एडिंग टू द African visibility in the forum, right? So we will also see that when it comes to the developing world के जो 3 सबसे prominent continents हैं, that is Asia, Africa and Latin America, तीनों ही देशों की visibility यहाँ पे ब्रिक्स में बढ़ाई गई है। तो ये एक और क्या, आप एक और चीज से कैसे रिलेट कर सकते हैं कि यूएन जैसा पावरफुल फोरम, आप अपने आप को ग्लोबल पावर्स मानते हो, आपसे अभी तक रिप्रेजेंटेटिव एक्सपेंशन तो की नहीं गई, हमें देखो कैसे करते हैं रिप्रेजेंटेटिव एक्सपेंशन, ठीक है, और वो भी जल्दी जल्दी। ब्रिक्स अब ये भी दिखाना चाहता है, तो ट्राई टू कोरिलेटेड टू अदर कॉम्प्लीमेंट्री डेवलपमेंट्स जिसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये नए ग्रुप्स, नए मेंबर्स तो ग्रुप्स में आ ही गए हैं, बट इसका ये मतलब नहीं कि बाकी कंट्रीज नहीं है। इनफैक्ट हम कह रहे हैं देयर आर स्टिल अदर कंट्रीज जो कि इसका हिस्सा बनना चाहती हैं। नाउ इंपॉर्टेंटली जिम ओनील ने ही बात की, राइट, सो ही इज समवन हु इज आल्सो रिटन अबाउट दिस न्यू एक्सपेंशन। नाउ ही सेज व्हेन वी हैड लुक्ड एट ब्रिक्स, है ना, जब हम ब्रिक्स एंड ब्रिक एज अ टर्म को कॉन्सेप्चुलाइज कर रहे थे, वी हैड ऑब्वियसली लुक्ड एट अदर ग्रुपिंग्स एज वेल, कि अगर ये टॉप ऑफ द लाइन, द क्रीम ऑफ एमर्जिंग इकोनॉमीज है, तो इनके बाद भी हाई पोटेंशियल कंट्रीज आती हैं। कौन सी थी ये हाई पोटेंशियल कंट्रीज? इनके लिए इन्होंने एक एक्रोनिम बनाया था विच वाज मिंट। मिंट कंट्रीज कौन सी है? मैक्सिको, इंडोनेशिया, नाइजीरिया एंड टर्की। एंड इसी बेसिस पे क्वेश्चन भी ये करते हैं, राइट। तो आगे चल के जब हम देखेंगे क्रिटिसिज्म, ये बोलेंगे कि बहुत ही रैंडम एक्सपेंशन है, राइट, वाई सर्टन कंट्रीज एंड वाई नॉट अदर कंट्रीज। राइट, अर्जेंटीना जो है is not one of the more successful economic stories of Latin America, right? A better consideration should have been Mexico को, या फिर इंडोनेशिया, अगेन प्रोबेबल पावर्स में है, बट द काइंड ऑफ एंथुजियाज्म जो कि बाकी कंट्रीज ने शो किया है, इंडोनेशिया ने अभी तक नहीं किया है। या फिर अफ्रीका से इथियोपिया, क्यों? नाइजीरिया ने सरपास कर दिया है साउथ अफ्रीका को भी व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, येट नाइजीरिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ द ब्रिक्स। या फिर टर्की जैसी ग्रुपिंग्स ऑल्सो, राइट, जहां पे टर्की नेटो में प्लेस्ड है, बट ब्रिक्स के अंदर जो है अभी भी उतना एंथुजियाज्म नहीं दिखा रहा। मिंट के अलावा दे हैड ऑल्सो टॉक्ड अबाउट द N11 विच इज द नेक्स्ट 11। दैट अपार्ट फ्रॉम दीज, इनके बाद मतलब मिंट के बाद हम कौन सी कंट्रीज को टारगेट करेंगे? These are countries like Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, साउथ कोरिया, टर्की एंड वियतनाम। तो इनमें से इनके बाद जो नेक्स्ट 11 आए हैं, उनमें से 2 देश आ गए हैं, दैट इज ईरान एंड इजिप्ट, राइट। बट इसके अलावा ऐसी कंट्रीज जो कि शायद दूर दूर तक उनके होराइजन पे नहीं थी, अब दे हैव बिकम अ पार्ट ऑफ दिस इंटायर ग्रुपिंग, राइट। अब प्रोफेसर स्वरण सिंह कहते कि देखिए, ब्रिक्स की जो एक प्रोमिनेंस है, जो एक लेजिटिमेसी है, जो एक क्रेडिबिलिटी है, उसके लिए एक्सपेंशन बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉट जस्ट एक्सपैंडिंग टू 6 मेंबर्स, बट द फैक्ट देयर आर 43 कंट्रीज जिन्होंने एक्सप्रेस किया है इंटरेस्ट टू इंगेज विद ब्रिक्स एंड 23 कंट्रीज जिन्होंने अप्लाई कर लिया है फॉर मेंबरशिप। वहीं पे नवदीप सूरी भी आर्ग्यू करते कि देखिए, जो एक्सपेंशन ऑफ ब्रिक्स हुई है इनटू द ब्रिक्स प्लस फॉर्मेट एंड नए प्रिंसिपल्स ऑफ दीज जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स निकल के आए हैं, एंड द फैक्ट दैट देयर विल बी सर्टेन स्टैंडर्ड्स एंड प्रोसीजर्स जो कि अडॉप्ट किए जाएंगे इन ट्राइंग टू बिल्ड अ रिलेशनशिप विद वन अनदर, ये एक ब्रिक्स को एक बहुत ही एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशन बनाता है, स्पेशली कंसेंसस बिल्डिंग एंड डायलॉग के लिए। वाई? बिकॉज ऊपर से ना कोई सर्टेन नॉर्म्स सुपर इम्पोज नहीं किए जा रहे, जैसे कि EU के अंदर होता है सर्टेन मैंडेट्स कि जरूरी है कि आप डेमोक्रेसी ही हो, जरूरी है कि आपका GDP इतने लेवल पे हो, जरूरी हो आपकी जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो इतने तक ही लिमिट की जाए, राइट। तो अगेन तभी मैंने शुरुआत में ही बोला था कि ब्रिक्स ने कुछ हद तक आसियान वे से भी इंकरेजमेंट ली है, राइट। दैट फाइन, वी मे हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन वन अनदर, बट व्हेन इट कम्स टू एरिया ऑफ म्यूचुअल ग्रोथ, म्यूचुअल डेवलपमेंट, वहां पे हम कंसेंसस बेस्ड अप्रोच लेके अपने लिए एक वेरिएबल सम गेम जो है तैयार करने की कोशिश करेंगे।
साथ ही में वेरी इंपॉर्टेंटली जितने भी ये पार्टनर्स हैं, दे हैव बीन very eager to tap into new systems of cooperation also. One of the areas is the idea of BRICS currency. अब देखिए ऑब्वियसली ये अब एक लॉन्ग रन में हम बात कर सकते हैं, राइट. बहुत सारी बातें की जा रही है डी डॉलराइजेशन की, रिप्लेसमेंट ऑफ डॉलर की, पर देखिए वी आर नोवेयर क्लोज टू दैट. हाउएवर यस, अमंगस्ट देमसेल्व्स नेशनल करेंसीज एंड क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स जो है उनको हम और एक्टिवली यूज कर सकते हैं, और ये देखा भी जा रहा है इंडिया एंड यूएई की पार्टनरशिप के अंदर, राइट. सो फॉर एग्जांपल सेटलमेंट करनी इन वेरियस अदर करेंसीज, इंडिया ने भी ये की है, राइट. डिफरेंट करेंसीज के अंदर जो है सेटलमेंट करने की बात, चाइना भी इसको कर रहा है, राइट. तो इस तरह से एटलीस्ट वी हैव स्टार्टेड द प्रोसेस टूवर्ड्स रिड्यूसिंग आवर डिपेंडेंस ऑन द डॉलर. अब काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस जो है ये भी एक और चीज कहती है जो एक्सपेंशन आ रही है ना, दिस ऑल्सो गिव्स द काइंड ऑफ प्रोमिनेंस जो कि जियोपॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एजेंडास को मिल रही है ब्रिक्स के बीच में. पर्टिकुलरली व्हाई नाउ व्हेन वी लुक एट दीज कंट्रीज, अ नंबर ऑफ दीज कंट्रीज फ्रॉम अफ्रीका, वेस्ट एशिया हैपन टू बी मेजर ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूसर्स. तो अब इस ग्रुपिंग के अंदर ऑयल प्रोड्यूसर्स जो है वो भी आ गए हैं, एंड जो प्रोमिनेंट ऑयल कंज्यूमर्स हैं वो भी आ गए हैं. ठीक है, तो ग्रोथ स्टोरीज तो ऑब्वियसली आसान बनेगी. इसी के साथ साथ दीज कंट्रीज आर ऑल्सो लोकेशन वाइज वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज ऑफ देयर प्लेसमेंट एट द ट्रेड चोक पॉइंट्स. स्विज कनाल के पास हमारा जो इजिप्ट है, सिमिलरली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एंड बाब अल मंदेब के लिए द इंपॉर्टेंस ऑफ यूएई, ऑफ सऊदी अरेबिया, राइट, एंड इवन ईरान टू एन एक्सटेंट, राइट. तो ये सारे जो है अब प्रोमिनेंट हो जाते हैं इसीलिए दोनों इकोनॉमिक एंड जियोपॉलिटिकल कंसिडरेशंस के लिए. एंड दैट इज व्हाई ऑब्वियसली इवन तो इंडिया ने इनिशियली एक हेजिटेंस दिखाई थी, इन्होंने कहा था, इंडिया ने बोला था कि आपने एक्सपेंशन करनी है, let us first look at devising certain standards, certain methodologies, certain processes जिनके थ्रू हम मेंबर्स को इनकलकेट कर पाएंगे. इंडिया एंड ब्राजील का ये कहना था. However, China was very over enthusiastic. Now, India has also shown its pragmatism because India realized अगर मैं continuously अड़ंगे डालते रहूंगा in the grouping, obviously China, Russia किसी ना किसी तरह से इनको अंदर तो डाल लेंगे, बट इमेज किसकी खराब होगी? मेरी इमेज खराब होगी, मैं बेटर कोऑपरेट नहीं कर पाऊंगा नए मेंबर्स के साथ. इसलिए इंडिया ने भी बोला कि चलिए ये सारी कंट्रीज हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंडिया के साथ इनके बढ़िया रिलेशनशिप भी रहे एंड इंडिया को भी अब एक एवेन्यू मिल जाएगा इनके साथ और डीपर इंटरैक्शन का, राइट. एंड दैट इज व्हाई इंडिया ऑल्सो अग्री टू दिस एक्सपेंशन. ना हमें ऑलरेडी देखने को मिल रहा है इंडिया, ईरान एंड रशिया पहले से ही इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है इसकी डेवलपमेंट के अंदर हिस्सेदार है. सऊदी अरेबिया एंड यूएई जो है वर्ल्ड के जो सबसे बड़े ऑयल एंड गैस एक्सपोर्टर्स हैं उनमें से एक है. इंडिया एंड चाइना के लिए कंसिडरेबल एनर्जी इंपोर्ट्स जो है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, राइट. साथ ही साथ में ब्राजील, हमने बात की थी कि इंडिया के साथ साथ ब्राजील भी एक्सपेंशन को लेके क्वेश्चन मार्क्स उठा रहा था. अब ब्राजील कैसे अग्री किया? इन्होंने बोला कि ठीक है हमें लैटिन अमेरिका से भी अपनी रिप्रेजेंटेशन बढ़ानी है, जिसके कारण उन्होंने इंक्लूजन इंश्योर की अर्जेंटीना की. इसी के साथ साथ साउथ अफ्रीका ऑल्सो हैज बीन एबल टू पोर्ट्रे इटसेल्फ एज वन ऑफ द leaders of Africa and Africa's growth story and prominence of Africa geopolitically by being able to include 2 African countries, that is Egypt as well as हमारा जो Ethiopia है उसको भी. Now, because of this reason, they are also hoping that by increasing cooperation and coordination amongst these African countries, they will be able to ensure development and growth via the African Continental Free Trade Area, जिसके अंदर ये बाकी countries भी बहुत ज़्यादा interested हैं, right? तो जैसे जैसे अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया के थ्रू अफ्रीकन कंट्रीज के पास ग्रेटर कोऑर्डिनेशन आती है, डेवलपमेंट की स्टोरीज आती हैं, इन सब के साथ कौन ट्रेड करना चाहता है? चाइना भी, रशिया भी, इंडिया भी. चाइना, रशिया एंड इंडिया की प्रेजेंस इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट भी काफी ज्यादा है, तो इट इज अ विन विन फॉर देम, राइट. कि अफ्रीका तो एक दूसरे के साथ ज्यादा इंटीग्रेट हो ही हो, बट साथ ही में द काइंड ऑफ रिजल्ट्स एंड द गेन्स दैट इट विल इंश्योर टू द रेस्ट ऑफ देम. ठीक है, तो और साथ ही में ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस जैसे कि मैंने बताई और ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव हो गया है ये ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, जहां पे वेस्ट एशिया से भी
अफ्रीका से भी, साउथ अमेरिका से भी, हर जगह से रिप्रेजेंटेशन अब प्रोमिनेंटली ब्रिक्स के पास दिखाई गई है। साथ ही साथ में एक और चीज ये दिखाते हैं कि किस तरह से डिस्पाइट देयर बी initial reluctance and hesitancies, there is potential amongst these BRIC countries to overcome whatever bilateral issues and problems that they may have to build consensus and engage the global south, which again makes BRICS a more future oriented grouping. कि यूएन में आपस की प्रॉब्लम्स के कारण ये आगे नहीं बढ़ पाते, बट ब्रिक्स में ऐसा नहीं हो रहा है. ब्रिक्स इज स्टिल एबल टू फंक्शन एंड फंक्शन इफेक्टिवली and in a manner that ensures national interest की fulfillment for majority or at least all of the countries to a certain extent. अब सऊदी अरेबिया एंड यूएई के आने के बाद ब्रिक्स के पास 30% है ना, ये जो रिवेंट ब्रिक्स है इसके पास 30% शेयर है इन इंडिया टोटल ट्रेड इन 2022 एंड 23. इनफैक्ट यूएई जो है इंडिया का थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है. तो अगर हम बात करते हैं इंडिया के ट्रेड की भी, राइट, ऑब्वियसली सबसे ज्यादा ट्रेड चाइना की, जहां पे इंडिया जो है ऑब्वियसली एक मेजर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का डेफिसिट विटनेस करता है. Now when we are looking in terms of trade, UAE के साथ मेजर पार्टनरशिप है इंडिया की, सऊदी अरेबिया के साथ मेजर पार्टनरशिप है एंड ईरान के साथ मेजर पार्टनरशिप पुश करना चाहता है इंडिया, स्पेशली गिवन द फैक्ट कि अब जैसे डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट हो रहा है, जैसे जैसे ईरान ऑल्सो नाउ to get done with the kind of problems it has been witnessing because of the imposition of sanctions, Iran wants to coordinate more, and now BRICS will provide this multilateral format for India to be able to engage with Iran much better. साथ ही साथ में इथियोपिया जो कि अगेन बहुत मिनरल रिच है, उसके साथ भी ट्रेड इंडिया अब बढ़ा सकता है एंड बाकी पार्टनर्स के साथ भी इंक्रीज कर सकता है. साउंड रे was a professor at the ICR on international economic relations. She also argues that even beyond economics, ब्रिक्स जो है ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम्स को प्रेजेंट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव फोरम है, which again adds to the prominence of this grouping. However, at the same time, while this expansion may lead to a lot of benefits, there are obviously certain problems and issue areas. Right? अब हर्ष पंत इसी चीज को अंडरलाइन करते हैं. कहते now with the inclusion of there's Russia, there's China and now there is Iran also, जो एक एंटी वेस्ट ग्रुपिंग है इन ब्रिक्स वो और ज्यादा परमानेंट होती जा रही है. तो वाइल इंडिया में हैव अग्रीड टू द एक्सपेंशन, तभी हम बोल रहे थे कि इंडिया के लिए जो बैलेंसिंग एक्ट है ये थोड़ा टफ होने वाला है कि किस तरह से इंडिया एंगेजमेंट बढ़ाए ब्रिक्स के साथ भी, but at the same time is able to manage its partnership with its western allies as well. साथ ही साथ में जिस तरह की प्रॉब्लम्स ये विटनेस करता है चाइना के साथ, वो भी फ्यूचर में ब्रिक्स की वर्किंग को किसी एक्सटेंट तक शायद हार्म कर सकती है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इट्स नॉट जस्ट इंडिया एंड चाइना, बट बाकी मेंबर्स के बीच में भी जो है ऐसा नहीं है दैट ऑल रिलेशनशिप्स आर वेरी हंकी डोरी. देयर आर प्रॉब्लम्स अमंग्स देम ऑल्सो, राइट. सो फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट एंड इथियोपिया दोनों के बीच में डिस्प्यूट है व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग द नाइल रिवर. देन वेरी इंपॉर्टेंटली, इवन दो चाइना ने नेगोशिएट करके एक थॉइंग ऑफ रिलेशंस इंश्योर कर लिया है बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड ईरान, they have remained historical rivals and one really does not know how long will this muted peace really last. Similarly, when it comes to Argentina also, right, Argentina में major economic crisis चल रहे हैं, right, when it comes to political tensions also वो भी काफी ज्यादा है. So it doesn't really excuse me, अभी भी इतना पता नहीं है कि इस expansion के बाद कितनी ज्यादा fruitful development जो है ब्रिक्स के अंदर हो पाएगी. ठीक है, तो इसी के कारण अब इंडिया को व्हेन इट कम्स टू मैनेजिंग ग्रुप्स यहां पे और ज्यादा प्रैग्मेटिज्म और ज्यादा स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है ये दिखानी पड़ेगी व्हेन इट कम्स टू इट्स डिप्लोमेसी. देन वेरी इंपॉर्टेंटली, इवन व्हेन इट कम्स टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिक्स, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस थी, बट क्या ब्रिक्स इन सारी एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरा है? नॉट रियली. ठीक है, possibly one of the most important developments जो की हुई है has been with the coming in of the new development bank or the BRICS bank.
बट यहां पे भी ये क्वेश्चन मार्क किया जा रहा है कि द काइंड ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन दैट पीपल एंड कंट्रीज हैड इमेजिन्ड आउट ऑफ द एनडीबी वो आज भी नहीं हो पाया है. एंड एनडीबी इज फार फ्रॉम रिप्लेसिंग इंस्टीट्यूशंस लाइक से आपका IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या फिर आप इनको भी छोड़िए, अगर आप चाइना को भी देखते हैं, अगर एनडीबी बन गया उसके बाद भी चाइना हैज टेकन द रूट ऑफ ऑल्टरनेटिव ग्रुपिंग्स टू इंगेज विद द ग्लोबल साउथ कंट्रीज. तो चाहे इनका जो यूनिलेटरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इन द फॉर्म ऑफ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, या फिर RCEP हो गया, या फिर जो AIIB हो गया उसके थ्रू. ठीक है, सो द काइंड ऑफ प्री एमिनेंस दैट एनडीबी कुड एंजॉय वो नहीं देखा जा रहा किसी भी ब्रिक्स पार्टनर द्वारा. देन वेरी इंपॉर्टेंटली ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड इट्स गोइंग टू बिकम नॉट जस्ट फॉर इंडिया बट फॉर अदर पार्टनर्स लाइक ब्राजील एंड साउथ अफ्रीका ऑल्सो, कि कहीं ब्रिक्स जो है, अब आपने बोला है कि हम नॉन ब्लॉक पॉलिटिक्स प्रैग्मेटिज्म जो है ये दिखाएंगे, राइट. अब कहीं रशिया, चाइना एंड ईरान के बाद ये जो नॉन ब्लॉक पॉलिटिक्स थी इसकी जगह ब्रिक्स ही कहीं एक एंटी वेस्ट ब्लॉक की तरह ना सामने आ जाए. इसी के साथ साथ बहुत ज्यादा जरूरी है दैट रादर देन फोकसिंग ऑन द प्रॉब्लम एरियाज, जो एरियाज ऑफ कोऑपरेशन है पर्टिकुलरली जो कि ग्लोबल साउथ को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे इन डेवलप, उसके ऊपर फोकस किया जाए, पर्टिकुलरली एनर्जी ट्रांजिशन पे, राइट. सो एनर्जी ट्रांजिशन, अब यहाँ पे इवन दो से ऑयल प्रोड्यूसर्स हिस्सा बन गए हैं, इसका ये मतलब नहीं है दैट द फ्यूचर इज फॉसिल फ्यूल्स ओनली, नहीं. बाय कोऑर्डिनेटिंग मोर हम एनर्जी ट्रांजिशन पार्टनरशिप्स जो है उन्हें भी इमेजिन कर सकते हैं. टेक्नोलॉजी ट्रांसफर वेरी इंपॉर्टेंट. देन वेरी इंपॉर्टेंटली जो ये न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसको और इफेक्टिवली कैसे यूज किया जा सकता है, एंड WTO और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस में जो डिसरप्शन चल रही हैं उन्हें रिजॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेटेड अप्रोच अपनानी चाहिए. देन वेरी इंपॉर्टेंटली स्कॉलर्स ने यह भी कहा है दैट रादर देन एंटी वेस्ट एजेंडा इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ब्रिक्स really positions itself as an alternative to West, right? एक alter West. तो अब ये phrase words आप जरूर यूज कीजिए. एंटी वेस्ट नहीं, ये क्या बनना चाहते हैं? ऑल्टर वेस्ट एवेन्यू बनना चाहते हैं, जहां पे ये ग्लोबल साउथ की कंट्रीज के साथ इंटरैक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द प्रॉब्लम्स और द हेजिटेंसीज दैट द वेस्टर्न पार्टनर्स मे हैव इन अदर इंस्टीट्यूशंस. राइट. सो वेरी इंपॉर्टेंटली ब्रिक्स की जो स्पेस है, ब्रिक्स एज अ प्लेटफॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इंक्लूसिवनेस, ग्लोबल साउथ पॉलिटिक्स, मल्टीपोलैरिटी, इसे हमें इनकरेज करने की रिक्वायरमेंट है. राइट. नाउ जिम ओ'नील, लॉर्ड जिम ओ'नील जो है हैज बीन not too enthusiastic today when it comes to BRICS, right? He says कि the kind of economic development जो कि हमने इमेजिन की थी वो तो ये नहीं करके आए हैं, बट अब ये ना ज्यादा एक सिंबॉलिक ग्रुपिंग बन गया है. उल्टा अब जिम ओ'नील ने अब अपना किस तरफ कर दिया है जो सपोर्ट है, ये कहते हैं कौन सा ज्यादा जरूरी है? रेसरेक्टेड G20. ये कहते हैं सारे प्लेयर्स प्लस वेस्टर्न कंट्रीज जो है इनका हिस्सा है. सो अ बेटर वे फॉरवर्ड इज नॉट ब्रिक्स बट इन फैक्ट द G20, जो कि इनका मानना है इज द बेस्ट फोरम जिसके थ्रू ट्रूली ग्लोबल इश्यूज जो है उन्हें उनके साथ डील किया जा सकता है. चाहे ये इगैलिटेरियनिज्म इन इकोनॉमिक, वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ हो, चाहे ये इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो हर्डल्स एंड बैरियर्स हम आज भी विटनेस करते हैं उनकी रिडक्शन हो, चाहे क्लाइमेट चेंज के साथ डील करना हो, या फिर आगे चलते आ रहे जो कुछ ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं इंक्लूडिंग पैंडेमिक्स, उनके साथ डील करने की बात हो. राइट. अब ये यही कहते हैं कि जरूरी है therefore that rather than concentrating only on BRICS, हम बाकी एवेन्यूज के थ्रू भी कोऑपरेशन बढ़ाने की कोशिश करें. Very importantly, however, it also needs to be borne into mind that this does not mean that BRICS का future is going to be in decline. नहीं, ये कहते हैं one of the areas जहाँ पे काफी क्रिटिसाइज भी किया गया है ब्रिक्स को कि एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है, इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं की गई है. ये कहते हैं रादर देन अ वीकनेस ना शायद हमें इसे एज अ स्ट्रेंथ देखना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स, इंस्टीट्यूशनल नॉर्म्स, बैरियर्स एंड लिमिटेशंस एग्जिस्ट नहीं करते हैं. ब्रिक्स की कंट्रीज हैव बीन एबल टू फाइंड न्यूअर वेज ऑफ कोऑपरेटिंग विद वन अनदर. ठीक है. साथ ही साथ में ये कहते हैं कि कुछ एरियाज में, पर्टिकुलरली ऐसे जो एरियाज हैं जहां पे हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं कोऑपरेशन को, वहां पे शायद हमें इंस्टीट्यूशनलाइजेशन शुरू कर देनी चाहिए. ठीक है. सो टॉप डाउन नहीं बल्कि बॉटम अप इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. अगेन ये किसको फॉलो कर रहे हैं? फंक्शनल मेथड को.
जहां पे जो एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन है, लो पॉलिटिक्स के एरियाज, जहां पे ऑलरेडी सर्टेन प्लान्स हैव बीन वर्कड आउट, वहां पे इंस्टीट्यूशंस बनाइए एंड देन धीरे धीरे मे बी एन ओवरआर्चिंग ब्रिक्स इंस्टीट्यूशन कैन कम इनटू बी। वेरी इंपॉर्टेंट ये कहते हैं कि इसलिए भी जरूरी है बिकॉज via formal summits and delegations they can continue to interact with one another and cooperate with one another without having to really shelve out high costs जो कि institutional development के बाद secretariat को, staff को, इन सारी चीजों को maintain करने में जाती है। ठीक है, however one thing obviously needs to be borne in mind कि इनके जो summits है, जो delegations हैं, वो हमेशा regularly जो है hold किए जाए। नहीं तो हमने देखा है इब्सा की तरह, साक की तरह, नैम की तरह इंस्टीट्यूशंस जो हैं ओवर टाइम मोरिबंड बन सकते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया हैज ऑल्सो बीन दैट डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स बिटवीन वन अनदर, the 15th summit has underlined a commitment to a more representative, a democratic, effective and efficient representation at all organizations जो कि वर्ल्ड लेवल पे है, इंक्लूडिंग द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। इसी के ऊपर काम करने की रिक्वायरमेंट है ताकि ब्रिक्स के जैसे यूएनएससी का भी जो प्लेटफॉर्म है एक मोर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बन के जेन्युइन मल्टीपोलैरिटी, राइट, जेन्युइन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस द वर्ल्ड इंश्योर कर पाए। राइट, अब यही ये कहते हैं कि देखिए इवन दो ब्रिक्स जो है एक इनफॉर्मल ग्रुप है, बट कूपर एंड फारूक को मानना है इसके थ्रू ये एक नया and flexible type, right, again a very important keyword, that एक new and flexible multilateralism को ये ensure करने की कोशिश कर रहे हैं। Very importantly, while working on the areas of cooperation, sensitive या problem areas जो है इनको avoid किया जा सकता है। साथ ही साथ में प्रोफेसर गुलशन सचदेवा का ये मानना है कि जो इनफेक्टिवनेस है एग्जिस्टिंग मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस की, चाहे यूएनएससी हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, डब्ल्यूटीओ हो, वो और भी ज्यादा प्रोमिनेंट बनती जा रही है। साथ ही में देयर इज आल्सो रियलाइजेशन, चाहे ये स्टेटस क्वो पावर या लाइक यूएस हो या फिर ये एक रिविजनिस्ट पावर लाइक चाइना हो, ये अकेले अभी इनमें से किसी के पास उतनी कैपेबिलिटी नहीं रही है टू सिंगल हैंडेडली लीड द वर्ल्ड, राइट। सो द लिमिटेशन ऑफ हेजेमोनिक स्टेबिलिटी थ्योरी, राइट। देयरफॉर हमें अगर जेन्युइनली नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करना है, इसका मतलब क्या है कि ऐसे पॉलीसेंट्रिक फॉर्मेट्स को, ऐसे मल्टीलेटरल फॉर्मेट्स को हमें और ज्यादा सिग्निफिकेंट रोल देना पड़ेगा इन द फंक्शनिंग ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस। अब इसी आइडिया को मद्देनजर रखते हुए ब्रिक्स को और ज्यादा इंप्रूव किया जा सकता है बाय ऑब्वियसली bettering economic and financial cooperation, particularly in the identified areas, जैसे कि मैंने बात की थी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स में वाया नेशनल करेंसीज। देन वेरी significantly institutional support, रेगुलर इंटरैक्शंस के लिए, पर्टिकुलरली आइडेंटिफाइड इशू एरियाज में से अगर स्पेस कोलैबोरेशन एक आइडेंटिफाइड एरिया है, वहां पे वी कैन थिंक ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। अगर से अगेन टेलीकम्युनिकेशंस एक इशू एरिया है, वहां पे वी कैन थिंक ऑफ अ वर्किंग बॉडी। या फिर से अगर काउंटर टेररिज्म अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया आइडेंटिफाइड, वहां पे वी कैन थिंक ऑफ अ वर्किंग ग्रुप, वहां पे आप इंस्टीट्यूशनलाइजेशंस लाइए। देन स्ट्रेंथनिंग कोऑपरेशन टू रिफॉर्म मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस, तो व्हेन इट कम्स टू रिफॉर्म्स वहां पे आप ग्रेटर कोऑर्डिनेट करें रादर देन अड़ंगे डालना दूसरी कंट्री की पार्टिसिपेशन में, बल्कि उनकी पार्टिसिपेशन को सपोर्ट करें। Then very importantly increase करना interactions with other complementary groupings such as G20 and साथ ही साथ में coordinate करना एक दूसरे के साथ, particularly when it comes to areas of global commons, sustainable development goals as well as BRICS agenda को align करना with the 2030 agenda so that it's not just a growth story but in fact a sustainable growth story जो कि ensure की जा सकती है global south के लिए।